डाल डाल तो मैं पात पात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विरोधियों के बीच यही खेल चल रहा है। विरोधी जैसे ही घेरने की जुगत लगाते हैं, नरेंद्र मोदी नया पासा फेंक देते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि इस बार नरेंद्र मोदी घिर जाएंगे, लेकिन वो अचानक ऐसी चाल चल देते हैं कि कल तक मुस्कुरा रहे विरोधियों की हवाइयां उड़ने लगती है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी की छवि एक दूरदर्शी, मेहनतकश और भरोसेमंद नेता की बन गई है। संभवतः उनके विरोधियों को भी पता होता है कि अगर हमने कोई चाल चली है तो नरेंद्र मोदी ने उसकी काट पहले ही ढूंढ ली होगी। लेकिन कई बार विरोधी ही क्या, बड़े बड़े विश्लेषक तक मोदी की संभावित चाल का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। विरोधी इन बातों को मोदी के गुणगान के रूप में देखेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि संसद का विशेष सत्र आहूत होने से वो कसम होंगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होगा कि आखिर 5 दिन का विशेष सत्र बुलाने के पीछे की मंशा क्या है। यही हाल राजनीति पंडितों का है, इसलिए अटकलों का बाजार गर्म है। जितने विश्लेषक उतने दावे। तो एक दावा यह भी किया जा रहा है कि सरकार इस विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल संसद में पेश कर सकती है। तो डाल डाल और पात पात वाला मुहावरा इसमें कैसे फिट होता है, आइए जानते हैं। अब नमस्कार, मैं अंशु कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम लाइव। वन नेशन वन इलेक्शन सुनने में जितना आसान लगता है, क्या सच में उतना आसान होगा? सबसे पहले सवाल उठता है कि अभी लोकसभा चुनाव में करीब 7 महीने का समय बचा है। वो इतने कम समय में किसी भी नियम को प्रस्तावित कर उसको लागू किया जा सकता है? यह वन नेशन वन इलेक्शन वाला मुद्दा तो सबके समझ में आता है कि इसको लागू करने से एक बात तो तय है कि चुनावी प्रक्रिया में खर्च होने वाले पैसा, इस चीज को लागू कर देने के बाद इसमें कमी आएगी। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि कहीं ये कोई बीजेपी की चाल तो नहीं। अभी आपको वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जानकारी दे देते हैं और इससे किसको कितना फायदा होगा और किसको कितना नुकसान, ये बात भी बताएंगे। तो वीडियो में बने रहें। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर आगे बढ़ चुकी है। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। सूत्रों का कहना है कि इसमें एक देश एक चुनाव को लेकर बिल लाया जा सकता है। वही सरकार ने इसे लेकर एक कमेटी का भी गठन कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि 2018 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव को लेकर बात सामने रखी थी। एक देश एक चुनाव का आइडिया देश में एक साथ चुनाव कराए जाने से है। इसका मतलब यह है कि पूरे भारत में लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। दोनों चुनाव के लिए संभवतः वोटिंग भी साथ या फिर आसपास ही होगी। वर्तमान में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा होने या फिर विभिन्न कारणों से विधायिका के भंग हो जाने पर अलग अलग कराए जाते हैं। अब देखिए, एक देश एक चुनाव के लिए क्या करना पड़ेगा। लोकसभा और राज्यसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के लिए संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और अन्य संसदीय प्रक्रियाओं में भी संशोधन करना होगा। आइए जानते हैं कि इसके लिए क्या बदलाव करने होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाने के लिए 16 विधानसभाओं का समर्थन चाहिए होगा, यानी पहले देश के 16 राज्यों की विधानसभा में इसके प्रस्ताव को पास कराना होगा। दूसरा है, बिल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत ही लाया जा सकता है, उसमें बदलाव करना होगा। तीसरा, संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में 2/3 बहुमत के साथ संशोधन करना होगा। अब बात कर लेते हैं इससे होने वाले फायदा और नुकसान की। एक देश एक चुनाव करने का सबसे पहला फायदा तो यह है कि इससे अलग अलग चुनाव में लगने वाले पैसों की लागत में कमी आएगी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इन पैसों में चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों के जरिए किया गया खर्च और चुनाव कराने के लिए भारतीय चुनाव आयोग यानी ECI के जरिए किया गया खर्च शामिल है। और दूसरा फायदा यह दिख रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से सरकार को नीतियों को लागू करने में आसानी होगी। जब भी चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लागू कर दी जाती है, जिसकी वजह से सरकार उस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट और पब्लिक वेलफेयर पॉलिसी को लागू नहीं कर पाती है। इसके साथ ही लॉ कमीशन का कहना है कि एक साथ चुनाव कराने से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि वोटर्स के लिए एक बार में वोट डालना ज़्यादा सुविधाजनक होगा। अब वन नेशन वन इलेक्शन का नुकसान भी जान लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रीजनल पार्टीज का ये डर है कि अगर ऐसा होता है तो वह स्थानीय मुद्दे नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे उनकी जगह ले लेंगे। इसके अलावा वे चुनावी खर्च और चुनावी रणनीति के मामले में भी राष्ट्रीय पार्टियों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन का अपोजिशन पार्टियों का विरोध कर रही है। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने इस आइडिया को लेकर कहा, वन नेशन वन इलेक्शन भारत के संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के स्ट्रक्चर का हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है। वहीं तीसरी बात यह भी है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे। वहीं शिवसेना लीडर और MP संजय राउत ने वन नेशन वन इलेक्शन का तो समर्थन किया, लेकिन इसके पीछे बीजेपी की साजिश का अंदाजा लगाया। उन्होंने कहा, एक देश एक चुनाव तो ठीक है, लेकिन निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। केंद्र निष्पक्ष चुनाव की हमारी मांग को टालने के लिए इसे लेकर आए हैं।
मुझे लगता है कि एक षड्यंत्र है चुनाव को आगे ढकेलने के लिए। एक साथ चुनाव की आखिर क्यों जरूरत पड़ती है? एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार की ओर से पिछले काफी समय से प्रयास किया जा रहा है। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि दरअसल किसी भी जिले में सामान्य तौर पर 4 बार आचार संहिता लगती है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर निगम और पंचायत चुनाव के समय आचार संहिता लगती है। जब आचार संहिता लगती है तो इसका सीधा असर विकास योजनाओं पर पड़ता है। देश में लगातार चुनाव की स्थिति रहने से सरकार को नीतिगत और प्रशासनिक फैसले लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई जरूरी काम इससे प्रभावित भी होते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या देश में एक साथ लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव संभव है? इसका जवाब है हाँ। ऐसा पहले भी कई बार हो चुकी है। आज़ादी के बाद केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ ही हुए थे। इसके बाद केंद्र और राज्यों में सरकारों के गिरने से इनके चुनाव में अंतर आ गया है। अगर 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात और गोवा जैसे राज्यों की सरकारें बहुत कम समय में ही बर्खास्त करनी होगी। एक देश एक चुनाव में सरकार के सामने एक समस्या देश के राजनीतिक सिस्टम को लेकर भी है। दरअसल केंद्र में जहां बीजेपी और कांग्रेस जैसे 2 प्रमुख राष्ट्रीय दलों में टक्कर रहती है, वहीं राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा भी देखने को मिलता है। कई बार राज्यों में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति सामने आती है। ऐसे में गठबंधन की सरकार बनती है। ऐसे में अगर सरकार गिरी तो एक देश एक चुनाव का क्रम टूट जाएगा। एक देश एक चुनाव को लेकर आज भले ही देश में बहस जारी हो, लेकिन आज़ादी के बाद देश में केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ ही होते थे। 1952 में जब देश में पहली बार आम चुनाव हुए तो इसके बाद राज्यों का चुनाव भी साथ ही कराया गया। इसके बाद 1957, 1962, 1967 में भी केंद्र और राज्य सरकारों के चुनाव एक साथ ही कराए गए थे। 1967 में उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की बगावत के चलते सीपी गुप्ता की सरकार गिर गई और यहीं से एक साथ चुनाव की गणित भी खराब हो गया। इसके बाद साल 1968, 1969 में भी कुछ राज्यों की सरकारें समय से पहले ही भंग हो गई। 1971 की जंग के बाद लोकसभा चुनाव भी समय से पहले करा दिया गया था। इससे चुनावी गणित बिगड़ गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में ओडिशा में एक साथ चुनाव ही हुए थे। एक देश एक चुनाव के लिए चुनाव आयोग को बड़ी तैयारी करनी होगी। देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं, सभी पर एक साथ चुनाव होते हैं। इसके अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 4126 सीटों पर चुनाव कराने होंगे। समस्या यह है कि कई राज्यों में कुछ समय पहले ही विधानसभा गठित हुई है, कई में अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल समय से पहले खत्म करना पड़ सकता है तो कुछ का कार्यकाल आगे बढ़ाना होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 91 करोड़ मतदाता थे। इस बार इनकी संख्या बढ़कर 101 करोड़ हो सकती है। इसके वोटरों के लिए इंतजाम करना बड़ा चुनौती होगी। अब जानिए चुनाव पर कितना का खर्च आता है। चुनाव चाहे केंद्र का हो या विधानसभाओं का, इसका सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ता है। लोकसभा चुनाव में केंद्र और राज्य सरकारें खर्च को आधा आधा बांटती है। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव के दौरान होने वाले खर्च को राज्य ही वहन करती है। ऐसे में राज्यों में दोहरी मार पड़ती है। ऐसे में केंद्र सरकार का कहना है कि केंद्र और राज्यों में एक साथ चुनाव कराए जाएं। इस पर जो भी खर्च आए उसे केंद्र और राज्य बराबर उठाएं। सरकारी खजाने के हिसाब से एक अच्छा कदम माना जा सकता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार ने 2014 से 2020 तक चुनाव के लिए 5,794 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस दौरान देश में 2 बार लोकसभा चुनाव और अलग अलग राज्यों में 50 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। एक सर्वे के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इनमें से भी सरकार और चुनाव आयोग की ओर से करीब 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आंकड़ों के मुताबिक 1952 में चुनाव पर 10 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च हुए थे। अगर आंकड़ों की बात करें तो उस दौरान प्रति वोटर खर्च सिर्फ 60 पैसे था, जो 1991 में बढ़कर 359 करोड़ रुपए हो गया और प्रति वोटर 7 रुपए खर्च आया। इसके बाद 2014 में यह खर्च बढ़कर 3,870 करोड़ हो गया और प्रति वोटर 46 रुपया 40 पैसे का खर्च आया। और यह खर्च चुनाव के दौरान चुनाव आयोग और केंद्र ईवीएम से लेकर वोटर लिस्ट की तैयारी, पोलिंग पार्टियों की ट्रेनिंग, पोलिंग पार्टियों के आवागमन, उनके खान पान और केंद्रीय बलों की नियुक्ति पर खर्च किया जाता है। वहीं प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों की ओर से प्रचार पर भारी खर्च किया जाता है। एक सर्वे के मुताबिक किसी भी चुनाव में होने वाले कुल खर्च का 15% सरकार, 40% चुनाव आयोग, 35% राजनीतिक दल, 5% मीडिया और 5% अन्य लोगों के द्वारा खर्च किया जाता है। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल प्राइम लाइव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी करें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।